बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है हार्ड टाइम्स। ये एक नॉवल है जो चार्ल्स डिकन ने लिखा है। आज की इस वीडियो में हमने चार्ल्स डिकन की बायोग्राफी को स्टडी करना है। ये जो नॉवल है इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, पब्लिकेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके देखेंगे, उसके बाद इसकी समरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे इसकी थीम्स के साथ। और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, समरी होता है, बेसिकली क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर ही आता है। अगर हम कोई स्पेसिफिक क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, जैसे कि मार्क्सिज्म अप्लाई करते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक डोमेन में जाता है। जो जनरल इंट्रोडक्शन की सारी बातें मैं आपको बताती हूँ वो बेसिकली एनालिसिस के अंदर ही आती हैं। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं बता दूं कि जो भी नोट्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नोट्स पीडीएफ का लिंक दिया हुआ होता है जो आपको मेरी वेबसाइट पे ले जाएगा। वहां से नोट्स पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा यूट्यूब पे चैनल है बीएस इंग्लिश लिटरेचर नोट्स के नाम से, जिसके ऊपर मैंने लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर की बहुत सारे टॉपिक्स अपलोड किए हुए हैं। और वही अगेन कि पीडीएफ जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं चार्ल्स डिकन के इंट्रोडक्शन से। पूरा नाम है चार्ल्स जॉन हफम डिकन। ये एक इंग्लिश राइटर हैं, सोशल क्रिटिक थे। इसके अलावा ये विक्टोरियन एरा से ताल्लुक रखते हैं। 1812 के अंदर पैदा हुए यूनाइटेड किंगडम के अंदर और 1870 के अंदर इनकी डेथ हुई। आप देख सकते हैं कि 19th सेंचुरी के ये राइटर हैं, तो विक्टोरियन एरा से ये बिलोंग करते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा जो मशहूर हैं ये अपने नोवेला की वजह से हैं और नॉवेल्स भी लिखा करते थे, इसलिए भी मशहूर। आपका सुना हुआ ये नाम होगा। ज्यादातर जो इनका वर्क है वो फिक्शनस होता है, यानी कि इनकी जो सेटिंग, थीम्स, कैरेक्टर होते हैं ये फिक्शनस होते हैं और विक्टोरियन एरा को रिप्रेजेंट करते हैं कि उस टाइम पीरियड के लोग कैसे होते थे। ज्यादातर मशहूर ये अपने नोवेला की वजह से हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अ क्रिसमस क्रियोल जो है इनका एक बहुत ही फेमस सी स्टोरी है। इसके अलावा जो चार्ल्स डिकन का अगर स्टाइल देखें तो ये ह्यूमर पे लिखते थे, मजाक करते थे और सटायर करते थे। मजाक में तनकीद किया करते थे, पंस जैसी लाइंस को यूज करते थे, लफ्जों का खेल अच्छे तरीके से जानते थे और कैरेक्टराइजेशन के अंदर माहिर थे। कैरेक्टराइजेशन के अंदर माहिर से मुराद ये है कि ऐसे कैरेक्टर्स को यूज किया करते थे जो मिस्टीरियस होते थे। इस नॉवल के अंदर भी जब आप एक कैरेक्टर को पढ़ेंगे वो दिखाया जाता है कि वो सीन नजर आ रहा है, लेकिन आखिर तक नहीं बताया जाता कि वो कौन है, और आखिर में पता लगता है कि वो कौन है। तो इस तरह क्या करते थे, ये क्यूरियस रखते थे लोगों को कि ये कैरेक्टर कौन सा है। हर कैरेक्टर को खोल के डिस्क्रिप्टिव तौर पे नहीं बयान करते थे। अब आगे चलते हैं, की फैक्ट्स देखते हैं नॉवल के जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा नाम है इस नॉवल का हार्ड टाइम्स फॉर दीज टाइम। हार्ड टाइम्स का मतलब होता है मुश्किल वक्त इस वक्त के। ये जब आप स्टोरी सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या क्या कह रहे हैं हमारे चार्ल्स डिकन। अगर वर्क देखें तो ये एक नॉवल है जो जॉनर रखता है विक्टोरियन नॉवल। विक्टोरियन नॉवल कैसे होते थे, जो रियलिज्म पे होते थे, रियलिस्टिक नॉवल कहलाते थे। इसके अलावा विक्टोरियन सोसाइटी जो है वो अपने मैनर्स और एडिकेट्स के लिए फेमस थी। जिन लोगों के अंदर मैनर्स और एडिकेट्स नहीं होते थे उनको पसंद नहीं करते थे। इसके अलावा स्टाइल इसके अंदर आपको नजर आएगा, किसके ऊपर, सोसाइटी के ऊपर नजर आएगा। जो जैसा नजर आता है, जो अपनी फिलॉसफी पे इतराता है, आखिर के अंदर वो बेचारा उसी फिलॉसफी से तंग नजर आएगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट जॉनर है वो डिस्टोपिया का है। आपने यूटोपिया सुना होगा, एक इमेजिनरी वर्ल्ड, और डिस्टोपिया एक ऐसा इमेजिनरी वर्ल्ड जिसके अंदर बहुत ज्यादा सफरिंग हो। जैसे कि नॉवल का नाम है हार्ड टाइम्स, इससे पता लगता है कि मुश्किल वक्त का जिक्र किया है। अब मुश्किल वक्त के अंदर फिर इसकी जो जॉनर है वो डिस्टोपिया है, यानी कि मुसलसल सफरिंग नजर आएगी आपको कैरेक्टर्स की। इंग्लिश जबान के अंदर इसको लिखा है, जब लिख रहे थे तो टाइम पीरियड चल रहा था 1854 का, लंदन के अंदर। इसको इन्होंने पब्लिश कराया था 1854 के अंदर ही, और पब्लिशर जो है इसके चार्ल्स डिकन है। इसके बाद अगर इस नॉवल की सेटिंग दिखाएंगे, नॉवल जब स्टार्ट होता है तो क्या दिखाया जाता है, तो 19th सेंचुरी दिखाई जाती है और उसका भी मिडल पार्ट यानी कि 1950s का टाइम दिखाया जाता है। अगर प्लेस दिखाएं तो कोक टाउन है, ये भी एक इमेजिनरी जगह है। इसके अलावा ये जो जगह है ये साउथ इंग्लैंड के अंदर दिखाई जाती है और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग टाउन है, यानी कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी दिखाई जाती है और किस तरीके से इंडस्ट्री के जो एलीट क्लास है, ये इंडस्ट्री के जो मालिक हैं वो वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये भी आपको इस नॉवल में नजर आएगा। अगर कोई प्रोटैगनिस्ट का पूछे तो लूजिया जो है ये हमारी प्रोटैगनिस्ट है, ये फीमेल है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जो किताब है, ये जो नॉवल है, इसको सीरीज में शाया किया गया। बेसिकली ये एक नॉवल जो है 3 किताबों पर मुश्तमिल है। पहली किताब जो है उसको स्विंग कहते हैं, दूसरी किताब का नाम है रिपिंग, तीसरी किताब का नाम है गार्निंग। स्विंग से मुराद है कि सीना, किसी भी चीज़ को बुनना, पैदा करना, यानी कि बीज को बोना। उसके बाद रिपिंग से मुराद है कि अब वो जवान हो चुकी है, अब उसको काटो, हार्वेस्ट करने को रिपिंग भी कहते हैं। इसके अलावा गार्निंग का मतलब होता है दोबारा से निकलना, दोबारा से रीजनरेट होना, दोबारा से पैदा करना। पैदा करना, काटना और फिर दोबारा से पैदा होना, ये 3 किताबों के नाम है। और नॉवल के अंदर आपको नजर आएगा कि किस तरीके से जो हमारा कैरेक्टर है वो पहले बीज बोता है, फिर उसको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और फिर किस तरीके से वो अपनी फिलॉसफीज को चेंज करता है।
अगर थीम का जिक्र करें तो आपको मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बींग्स नजर आएगा। मैकेनिज्म से मुराद ये कि इंसान, जो भी इंसान जिंदा होता है उसकी कोई ना कोई फिलॉसफी होती है, वो किसी ना किसी बिलीव और थॉट के ऊपर चल रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं उनकी भी आपको फिलॉसफी नजर आएगी विक्टोरियन एरा के हिसाब से। इसके अलावा यहाँ पे हमेशा पूरे नॉवल के अंदर फैक्ट वर्सेस फैंसी का कंपटीशन चलेगा और दिखाएगा राइटर चार्ल्स डिकन की जो फैंसी में रहते हैं वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं निस्बतन फैक्ट्स पे बिलीव करने वाले। इसके अलावा फेमिनिज्म आपको नजर आएगा। जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है लूसिया, उसी के इर्द गिर्द आपको नॉवल घूमता नजर आएगा और किस तरीके से वो पहले बाप के हाथों सफ़र करती है, फिर शौहर के हाथों सफ़र करती है, एंड थ्रू आउट द नॉवल वो सफ़र कर रही है मेल की वजह से। इसके अलावा आपको नजर आएगा इसके अंदर 19वीं सेंचुरी का इंग्लैंड जो कि चेंज हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, और ह्यूमनिज्म या इनोसेंस गुम हो रही है सोसाइटी के अंदर। इमोशंस जो हैं वो किस तरीके से एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, ये इसकी मेजर थीम है। इसके अलावा भी जो चीज़ें सामने आती जाएंगी हम उसको डिस्कस करते जाएंगे। समरी से पहले हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर को ताकि हमें समरी समझ आ सके। जो पहला कैरेक्टर मेरे पास मौजूद है वो मिस्टर थॉमस ग्रेगरिंट का है। मिस्टर थॉमस ग्रेगरिंट जो है वो टीचर हैं, एजुकेशनल सिस्टम के एक बहुत ही मायानाज नाम है। इसके अलावा पार्लियामेंट के मेंबर हैं, तो कोई आम बंदा नहीं है, एक ऐसा बंदा है जो हुकूमत में असर और रसूख रखता है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी इंसान है, अपनी फ़िलासफ़ीज़ पे चलते हैं और इनकी जो दिलचस्पी है वो फैक्ट्स के ऊपर है, क्योंकि वर्ल्ड चेंज हो रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रही है। तो लोग क्या है, ज़्यादा रियलिस्टिक हो रहे हैं, ज़्यादा फैक्चुअल हो रहे हैं। ये भी मैथ को पसंद करते हैं, स्टैटिस्टिक को पसंद करते हैं, उन चीज़ों से नफरत करते हैं जो इमोशनल हो। इमोशनल अपने बच्चों को भी फिर उसी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग बढ़ाते हैं कि लोगों से इमोशन का एक्सप्रेस ना करो, मैनर्स के साथ रहो, अपने अंदर ही रहो, दूसरों को बताने की क्या ज़रूरत है अपने इमोशंस को। और ये ज़्यादातर फोकस करते हैं फैक्ट्स और प्रॉफिट के ऊपर कि किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और फैक्ट्स को फॉलो करें। इन्हीं की बीवी जो है मिसिस ग्रेगरैंड, उनकी अपने शौहर से बिल्कुल नहीं बनती और कहानी के अंदर उनकी डेथ भी हो जाती है। इनका कोई खासा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है अपनी बेटी की ज़िंदगी, हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की ज़िंदगी में, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं लिखा हुआ। जो थर्ड कैरेक्टर है मिस्टर जोशिया बॉन्डर, भी बेसिकली ये मिस्टर थॉमस के दोस्त हैं, यानी कि इन्हीं के एज फेलो हैं और इन्हीं के साथी होते हैं। लेकिन मिस्टर थॉमस, हमारी जो प्रोटैगनिस्ट लूसी है, उसकी शादी इनसे करा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री के मालिक होते हैं, बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। ये लूसिया से 30 साल बड़े होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स ये बंदा रिच होता है, सारी वो रिक्वायरमेंट्स रखता है जो लूसिया को खुश रख सकती हैं। तो इसकी शादी करा दी जाती है मिस्टर बॉन्डर बेस से, लेकिन शादी कामयाब नहीं रहती, शादी अनसक्सेसफुल रहती है। और जब शादी अनसक्सेसफुल रहती है तो मिस्टर थॉमस को रियलाइज होता है कि फैक्ट्स पे ही जिंदगी नहीं चलती, इमोशंस को भी देखना होता है और उनकी बेटी इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है। इसके अलावा अगर मिस्टर बॉन्डरबी की पर्सनालिटी के बारे में बात की जाए तो ये एक हिपोक्रेट इंसान है, इंडस्ट्री के मालिक हैं और अपने जितने भी नीचे इनके लोग काम करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, उनको यूज़ करना जानते हैं। और वो सारे लोग जितने भी इनके नीचे काम करते हैं वो अनहैप्पी हैं, क्योंकि मुनाफा हो रहे हैं और लोगों के लिए बिल्कुल काम नहीं करते। इन्हें बस पैसे से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, इवन कि इन्हें अपनी वाइफ से भी मतलब नहीं है। जो हमारी कहानी की मेन प्रोटैगनिस्ट है लूसिया बेसिकली पहले ग्रेगरेट की बेटी होती है, उसकी फ़िलासफ़ीज़ के अकॉर्डिंग चलती है और उसकी फ़िलासफ़ी क्या है कि फैक्ट्स को फॉलो करो, कोई अमीर है तो उससे अच्छा मिलो, कोई गरीब है तो तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लूसिया अपने बाप की फ़िलासफ़ी चलती है, फिर उसका बाप जो एक बुढ़े आदमी बॉन्डर बेस से उसकी शादी करा देता है। वो भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, अपनी बीवी को एज अ डॉल ही रखता है। वो उसके हाथों सफ़र होने के बाद आखिर में थक जाती है और अपनी मैरिज भी ख़त्म कर देती है और वो अकेली ज़िंदगी गुजारने में मजबूर हो जाती है। ये मिस्टर थॉमस की सबसे बड़ी बेटी होती है और सबसे ज़्यादा मिस्टर थॉमस ने इसी पर टाइम दिया होता है और अपनी फ़िलासफ़ी के अकॉर्डिंग इसी को बढ़ाया चढ़ाया होता है। इसके अलावा इनका एक बेटा टॉम भी होता है जो लूसिया जिससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसका छोटा भाई होता है और उसके लिए काफ़ी कुर्बानियाँ भी देगी नॉवल के अंदर, जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा। इसके अलावा मिस्टर थॉमस के 2 और बच्चे हैं, जेन और एडम। उनका नॉवल में कोई ज़्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन उनको एक नौकर सिसी जो है वो पालती है, तो ये डिफरेंट बड़े होते हैं 2 बच्चों से, लूसिया और टॉम से। इसके अलावा टॉम जो है वो लूसिया का छोटा भाई है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि लूसिया की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बस इसकी ज़िंदगी में अच्छा होना चाहिए। ये सेल्फिश होता जाता है जैसे बड़ा होता जाता है। इसके अलावा एक बैंक में रॉबरी भी करता है जिसका इल्ज़ाम किसी और बंदे स्टीफन पे डाल देता है, लेकिन फिर क्या होता है कि फिर भी गांव वालों को पता लग जाता है कि टॉम ख़राब है, तो टॉम को कंट्री छोड़ के जाना पड़ता है और जब ये कंट्री छोड़ के बाहर जाता है तो ये क्या होता है, वापस नहीं आ पाता, वहीं मर जाता है। इसके अलावा एक इंडस्ट्री में काम करने वाला बंदा है स्टीफन ब्लैकपूल। ये वो बंदा है जो एक लेबरर है किसकी इंडस्ट्री के अंदर, बॉन्डर बे की फैक्ट्री के अंदर। इसकी बीवी जो है वो बहुत ज़्यादा शराब पीती है, तो ये उसे तलाक लेने के लिए कोशिश करता है। बॉन्डर बे के पास जाता है कि मैंने इससे तलाक लेनी है, तो बॉन्डर बे उससे कहता है कि तुम तो इतना गरीब हो कि तुम डिवोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वापस चले जाओ। फिर एक ये होता है कि स्ट्राइक जो होती है कंपनी के अंदर, उसके अंदर ये अपने साथी जो वर्कर हैं उनका साथ नहीं दे छोड़ता, तो इस बात पे बॉन्डर बे इसको नौकरी से भी निकाल देते हैं। टॉम भी इसको सैबोटाज करता है, रॉबरी खुद करता है बैंक के अंदर और डाल स्टीफन पे देता है। एंड में स्टीफन की भी डेथ हो जाती है। इसके अलावा एक बीच में कैरेक्टर आता है जिसका नाम है जेम्स हार्थहाउस।
जेम हार्थहाउस जो है बेसिकली वो क्या है, हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट लूसिया का लवर बनने की कोशिश करता है, क्योंकि ये ज़िंदगी के अंदर अम्यूज़मेंट ढूंढ रहा होता है। ये एक रिच बंदा होता है और रिच बंदा होने के साथ साथ लूसिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। लूसिया को घर छोड़ के तलाक लेके भागने का भी ऑप्शन देता है, जिस पर लूसिया इसके साथ भागने की बजाय अपने बाप के घर आ जाती है। कहानी के एंड में दिखाया जाता है कि इसको चुपचाप कहानी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो सिसी है ये से मिन्नतें करती है कि तुम चले जाओ, लूसिया की लाइफ को और ज़्यादा ख़राब ना करो। सिसी क्या है, सिसी मिस्टर थॉमस के घर में काम करने वाली एक लड़की है, उनकी स्टूडेंट भी है। इसका बाप सर्कस का मालिक होता है, लेकिन इसे छोड़ के चला गया होता है। वो ये सोचता है कि मेरी बेटी अकेले भी जिंदा रह लेगी। ये सिसी जो है ये फॉयल करेक्टर है, मिस्टर थॉमस से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसे मिस्टर थॉमस फैक्ट को फॉलो करते हैं, सिसी जो है वो फिलॉसफी ऑफ इमोशन, होप को शो करती है और कहानी के अंदर दिखाते हैं कि यही सक्सेसफुल रहती है। इसके अलावा मिसेस प्लेगर हैं जो मिस्टर जोशुआ बॉन्डरबी की माँ हैं, रेचल है जो स्टीफन की लवर है। इसके अलावा मिस्टर सेलरी हैं, सर्कस में काम करते हैं और टॉम को आखिर में भगाने में मदद करेंगे। इसके अलावा मिसेस पार्सेट हैं, ये विडो हैं और ये किसके घर में रहती हैं, बॉन्डरबी के घर के अंदर रहती हैं और हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट लूसिया जो है उस पर नज़र रखती हैं और आखिर में उसके खिलाफ अफवाह भी उड़ाती हैं, जिसकी वजह से उसका घर भी बर्बाद होता है। अब चलते हैं हम अपनी समरी की तरफ, इसको डिटेल में देखेंगे और इससे पहले जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारा क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर आता है। अब हम समरी को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ही नॉवल स्टार्ट होता है तो मिस्टर थॉमस दिखाए जाते हैं। मिस्टर थॉमस अपनी क्लास को पढ़ा रहे होते हैं, लेक्चर दे रहे होते हैं स्कूल के अंदर कि फैक्ट्स कितने ज़रूरी हैं, रैशनलिज्म कितना ज़रूरी है, हमें फैक्ट्स पे यकीन करना चाहिए, हमें अपनी इमेजिनेशन और इमोशन पे बिलीव नहीं करना चाहिए, ये हमें मिसगाइड करती हैं। वो कहते हैं कि अगर एक इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है, अच्छी एजुकेशन हासिल करना चाहता है तो उसको फैक्ट्स पे यकीन करना चाहिए। वो क्लास में पढ़ा रहे हैं, उसी स्कूल के अंदर उनके दो बच्चे भी पढ़ते हैं, एक का नाम लूसिया है, एक का नाम टॉम है और इन दोनों पे भी वो सख्ती यही रखते हैं कि वो फैक्ट्स पे यकीन रखें और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना करें और अपने इमोशन से कोई भी डिसीजन ना लें। इसी दौरान क्लास को पढ़ाते हुए वो एक लड़की सिसी जूब से सवाल पूछते हैं, उसका एक इमोशनल सा जवाब देती है। क्योंकि उसका बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं होता, उसका जो फादर है वो सर्कस परफॉर्मर होता है और वो भी उसको छोड़ के जा चुका होता है। मिस्टर थॉमस जो हैं वो उससे जब सवाल पूछते हैं तो वो उन्हें एक इमेजिनेटिव सा फैंसी सा जवाब देती है, जिस पे वो उसको डांटते डपटते हैं और कहते हैं कि फैक्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई बात नहीं है और अगर तुम ऐसे ही रहे तो तुम कामयाब नहीं हो। फर्दर दिखाया जाता है कि वक्त गुजरता जाता है, लूजी और टॉम जो हैं अपने बाप से यही स्कूलिंग ले रहे होते हैं कि फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इमोशंस इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो क्या होता है कि वो इंट्रोवर्ट्स बनते हैं, अपने आप को बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि वो कब खुश हैं, कब वो गमज़दा हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्या नहीं चाहते और ख़ास तौर पे वो मोहब्बत जैसे एहसास को तो बिल्कुल ही नहीं दिखा सकते। ऐसे ही हालात चल रहे होते हैं, पूरी फैमिली जो है बहुत स्टिफ चल रही होती है कि मिस्टर थॉमस जो है अपनी बेटी से रिक्वेस्ट करते हैं लूजिया से कि अब उसकी शादी की उम्र हो गई है तो वो किसी ऐसे बंदे से का प्रपोजल लेके आए जिसके लिए बेहतरीन है अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स। उस बंदे का नाम उन्हीं का दोस्त, उन्हीं का एज फेलो मिस्टर जोशिया बॉन्डरबी है, जिस पे वो पहले तो हैरान होती है लेकिन बाद में वो फैक्ट्स को कैलकुलेट करने के बाद इसी नतीजे पे पहुंचती है कि मेरा बाप बिल्कुल ठीक कह रहा है। मिस्टर बॉन्डरबी जो हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिगर हैं इस वक्त कोक टाउन के अंदर, क्योंकि ये जिस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री के मालिक हैं, वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है। लूसिया शादी करने पे एग्री हो जाती है मिस्टर बॉन्डरबी से, क्योंकि उसे ये भी बताया जाता है कि अगर वो उनसे शादी कर लेगी तो ना सिर्फ और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती है बल्कि उसका भाई जो टॉम है उसकी भी ज़िंदगी संवर जाएगी, क्योंकि मिस्टर बॉन्डरबी जो है वो टॉम को नौकरी पर रख लेंगे। तो होता क्या है कि लूसिया मिस्टर बॉन्डरबी से विदाउट एनी लव, विदाउट एनी अफेक्शन शादी कर लेती है एक बुढ़े आदमी से, ये सोच के कि उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी और उसके भाई टॉम की भी, जिससे वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। टॉम जो है और लूसिया जो है वो मिस्टर बॉन्डरबी के घर जाके दोनों रहने लगते हैं, दोनों वहीं पे काम करने लगते हैं। एक की शादी हो गई है, एक उनके पास काम करने लगता है। इसी दौरान ये भी दिखाया जाता है कि सिसी जूब जो है मिस्टर और मिसेस थॉमस के साथ उनके घर पे रहती है, क्योंकि मिस्टर थॉमस ने इसको अडॉप्ट कर लिया होता है। इसका बाप इसको छोड़ के जा चुका होता है, तो वो उन्हें अपनी वाइफ की मदद करने के लिए एक लड़की चाहिए होती है, तो वो सिसी को अपने ही घर रख लेते हैं। फिर नेक्स्ट मिस्टर बॉन्डरबी की फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर उनके वर्कर काम कर रहे होते हैं। दिखाया जाता है कि मिस्टर बॉन्डरबी अपने वर्कर्स को नाम से नहीं जानते बल्कि उनको हैंड्स कहते हैं। हैंड से मुराद हाथ, वो हाथ जिनके लिए जो उनके लिए काम किया करते हैं। उनकी कंपनी के अंदर एक स्टीफन नामी आदमी होता है जो कि बहुत ज़्यादा थका हारा काम कर रहा होता है, लेकिन परेशान वो इस वजह से नहीं होता, वो अपनी अनहैप्पी मैरिज की वजह से परेशान होता है, जिससे वो डिवोर्स लेना चाहता है ताकि वो अपनी लवर रेचल से शादी कर ले। इस बारे में वो अपने फैक्ट्री के मालिक बॉन्डरबी से बात करता है, जिस पर मिस्टर बॉन्डरबी ये कह के टाल देते हैं कि तुम वकील की फीस अफोर्ड नहीं कर सकोगे। और स्टीफन मायूस होकर कंपनी से जब बाहर जा रहा होता है तो वो एक औरत
औरत से टकराता है। वो औरत मिस्टीरियस कैरेक्टर होती है। बेसिकली वो मिस्टर बॉन्डरबे की मदर होती हैं, जिनकी सारी ये प्रॉपर्टी होती है। और मिस्टर बॉन्डरबे हमेशा से अपने वर्कर्स को ये कहते आए हैं कि ये सारी जो प्रॉपर्टी मैंने बनाई है ये मैंने खुद बनाई है, क्योंकि मेरे माँ बाप तो मुझे गटर में फेंक के चले गए थे। लेकिन ये बात हकीकत नहीं होती है। सारी प्रॉपर्टी जो होती है उसकी माँ की होती है, और वो उसने अपनी माँ को खुफिया राज रखा हुआ होता है। ये बात नॉवल के एंड में पता लगती है। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि टॉम जो है वो बहुत ज़्यादा लेजी इंसान बन चुका है, जिसको किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं होती। वो किसी से ढंग से बात भी नहीं करता है। इसके अलावा उसने गैम्बलिंग स्टार्ट कर दी और बहुत सारा कर्जदार हो चुका है। ये चीज़ लूजिया को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होती। इसी दौरान होता ये है कि मिस्टर जेम्स हैथॉर्न जो हैं ये लंदन से आते हैं मिस्टर बॉन्डरबाई की कंपनी के अंदर काम करने के लिए। ये कोई गरीब इंसान नहीं होता, एक अमीर इंसान होता है। बस एंटरटेनमेंट के लिए जॉब ढूंढ रहा होता है ताकि ज़िंदगी में कुछ इंटरटेनिंग कर सके, क्योंकि बहुत बोर हो रहा होता है। जैसे ही फैक्ट्री के अंदर दाखिल होता है, लूजिया से मिलता है। फर्स्ट साइड के अंदर इसे मोहब्बत हो जाती है और ये सोच लेता है कि ये किसी तरीके से लूजिया के करीब जाएगा। इसके लिए टॉम को इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो जानता है कि लूजिया जो है वो किसी से अच्छे तरीके से बात नहीं करती, या वो बहुत कोल्ड बिहेवियर रखती है, किसी को इमोशन नहीं दिखाती सिवाय टॉम के। वो अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती है। तो मिस्टर जेम्स जो हैं वो ये तय कर लेते हैं कि किसी तरीके से वो इसको सीड्यूस करेंगे टॉम के ज़रिए से। वो जैसे ही मौका पाते हैं लूजिया से अकेले मिलते हैं, वो उसको सीड्यूस करने की कोशिश करते हैं और उसे प्रपोजल रखते हैं कि क्यों ना हम भाग चलें। इसी दौरान बॉन्डरबे के घर में काम करने वाली मिसेस पार्टसेट जो है ये सारा मंजर देख लेती हैं और वो मिसेस बॉन्डरबे के कान भर देती हैं। मिस्टर बॉन्डरबे की फैक्ट्री दिखाई जाती है, जहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो एक यूनियन बना रहे हैं मिस्टर बॉन्डरबे के खिलाफ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वर्कर को। वो कहते हैं, जो यूनियन है वो स्टीफन को भी शामिल होने के लिए कहती है, लेकिन वो यूनियन में शामिल नहीं होता। और इसी टाइम पीरियड में मिस्टर बॉन्डरबे स्टीफन को बुला के भी सवाल पूछते हैं कि यूनियन क्यों बन रही है, इसके अंदर कौन शामिल है, जिस पर स्टीफन उन्हें कुछ भी नहीं बताता। जिस पर बॉन्डरबे जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और स्टीफन को नौकरी से निकाल देता है। जब लूजिया और टॉम को पता लगता है कि स्टीफन को निकाला गया है, तो लूजिया उसकी मदद करने के लिए, उसे पैसे देने के लिए उसके घर जाती है और टॉम को साथ लेके जाती है। टॉम चुपके से उसके कान में कहता है कि जब तक तुम शहर छोड़ के नहीं जाते, तुम कुछ रातें जो हैं बैंक के, जो हमारी टाउन का बैंक है, उसके इर्द गिर्द घूमो, तुम्हारा हो सकता है कुछ फायदा हो जाए। स्टीफन टॉम की बातें यह सुन के ऐसा ही करता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो वो चला जाता है गांव छोड़ के। लेकिन जब वो गांव छोड़ के जाता है तो कुछ ही दिनों के बाद बैंक के अंदर रॉबरी हो जाती है। तो सब समझते हैं कि स्टीफन बैंक के इर्द गिर्द रात को घूमा करता था, तो ज़रूर इसी ने रॉबरी की है, क्योंकि वो अब गांव भी छोड़ के चला गया है। जब कंपनी के अंदर प्रॉब्लम चल रहे होते हैं तो मिस्टर बॉन्डरबे शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं। लूजिया घर पर अकेली होती है, तो मिस्टर जेम्स जो है वो पैशनेटली अपने लव का इजहार करते हैं और उसे कहते हैं कि इन्हें तुम्हें इस शादी में कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम मेरे साथ भाग चलो। जिस पर लूजिया जो है कन्फ्यूज़ हो जाती है और उन्हें कहती है कि हम इस किसी और जगह का बताती है कि हम यहाँ पर मिलेंगे। ये सारी बात जो है स्पार्टसेट उनकी मासी सुन रही होती है और वो लूजिया का पीछा करती है। काफ़ी देर तक वो उसका पीछा करती है, लेकिन लूजिया उसे ज़्यादा उसको ट्रैक नहीं कर पाती। लूजिया गायब हो जाती है। मिसेस स्पार्टसेट को लगता है कि मिस्टर बॉन्डरबे को बताने का वक्त आ गया है कि उनकी बीवी जो है वो जेम्स के साथ भाग गई है। वो सेम मिस्टर बॉन्डरबे को बताती है। इसी दौरान लूजिया भागी नहीं होती, बल्कि वो अपने बाप के घर गई होती है, क्योंकि उसकी अकल अब ख़त्म हो चुकी होती है। वो अपने बाप के जाती है और उसे बताती है कि उसकी ज़िंदगी कितनी गमज़दा गुजारी है, उसे कोई हैप्पीनेस नहीं मिली, और जितने भी फैक्ट्स उसके बाप ने शादी में लगाए होते हैं वो फैक्ट्स उसके ज़रा भी काम नहीं है। उसकी कोई भी फीलिंग्स अब मौजूद नहीं है इस शादी के अंदर। इसके अलावा अगर उसकी कोई फीलिंग्स हैं भी तो वो उसको फॉलो नहीं कर सकती, और ये सारा जब वो एग्जॉस्ट करती है अपने आप को तो वो बेहोश हो जाती है। उसका बाप उसको पकड़ने की कोशिश करता है, वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, तो उसे कमरे में सुला देता है। इस टाइम पीरियड पे मिस्टर थॉमस को रियलाइज़ होता है कि फैक्ट्स से ही ज़िंदगी नहीं गुजरती। ये पहला टाइम होता है जब वो रिग्रेट कर रहे होते हैं। ये सारी बातें सिसी सुन रही होती है और सिसी जो है वो जेम्स को कहती है कि तुम केप टाउन छोड़ के चले जाओ, क्योंकि लूजिया तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। जिस पर जेम्स जो है वो चला जाता है। लूजिया अपने बाप के घर कुछ दिन रहना चाहती है, जिस पर मिस्टर बॉन्डरबे आते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर रहेगी, जो कि भागना भी चाहती है, तो ये मेरे घर बिल्कुल ही ना है। जिस पर लूजिया डिसाइड कर चुकी होती है कि मैं अब इस बंदे के साथ नहीं रहूँगी, तो वो वापस जाने का सोचती भी नहीं है। इसी टाइम पीरियड पर दिखाया जाता है कि वो जो स्टीफन है उसके ऊपर सारा इल्ज़ाम आया हुआ होता है। तो उसकी जो लवर है रेचल, वो उसको ख़त लिखती है कि तुम्हारे ऊपर गांव के अंदर चोरी का इल्ज़ाम आ चुका है। तो वो क्या होता है, वो वापस आता है कोक टाउन के अंदर। उसके साथ बदकिस्मती ये होती है कि स्टीफन जब गांव वापस आ रहा होता है तो एक गड्ढे में गिर जाता है और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। सिसी और रेचल उसको ढूंढ तो लेती हैं, लेकिन उसको बचा नहीं पाती। वो मरते हुए बताता है कि किस तरह टॉम ने उसको कहा था कि वो गाँव के जो बैंक है उसके इर्द गिर्द रात को घुमा करे जाने से पहले, और वो इन लोगों से कहता है कि जो उसके नाम बदनाम हुआ है, और ये रिक्वेस्ट करता है कि उसका नाम जो है वो बदनामी से बचाया जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें जब मिस्टर थॉमस को पता लगती हैं तो वो अपना नाम साफ करना चाहते हैं, अपने बेटे को इस रॉबरी के इल्ज़ाम से बचाना चाहते हैं।
यहाँ पे आयरनी दिखाई जाती है कि किस तरह मिस्टर थॉमस फैक्ट करते हैं, और जब फैक्ट ये है कि उनका बेटा चोर है तो वो इमोशनली डिसीजन लेके उसको बचाना चाहते हैं और वो फैक्ट्स को नहीं देख रहे। इस दौरान भी सिसी जो कि फैंसी पे यकीन रखती है, इमेजिनेशन पे यकीन रखती है, जो मिस्टर थॉमस को बताती है, वो मिस्टर थॉमस की मदद करती है और कहती है कि अपने बेटे को, जो मेरा बाप जिस सर्कस में काम करता है, वहाँ पे रहने के लिए भेज दें। इतनी देर के अंदर जो मिस्टर थॉमस और लूजी हैं वो उसका कंट्री से बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। ये सारा जो केस है ये मिस्टर थॉमस का एक स्टूडेंट बिटजर जो है वो देख रहा होता है। बिटजर से मिस्टर थॉमस जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि तो मेरे बेटे को ना ढूंढने की कोशिश करो, जिसपे वो कहता है कि सर आपने तो सारी ज़िंदगी फैक्ट की जिक्र किया है और मैं तो खुद फैक्ट का मानने वाला हूँ, मैं तो कोई इमोशनल डिसीजन नहीं लूँगा और जैसे ही मुझे टॉम मिलेगा मैं उसे पकड़ लूँगा। लेकिन बिटजर जो है वो टॉम को पकड़ नहीं पाता। इसी दौरान लूजिया और जो मिस्टर थॉमस हैं वो टॉम को दूसरी कंट्री भेजने में कामयाब हो जाते हैं। कुल मिला के ये कि टॉम बच जाता है। जब टॉम जाता है तो कोक टाउन के अंदर दिखाया जाता है कि वही नौकरानी जो स्पार्सेट होती है वो मिस्टर बॉन्डरबी की मदर का सबको बता देती है और बताती है कि मिस्टर बॉन्डरबी जो है वो एक फ्रॉड है, वो सेल्फ मेड मैन नहीं है, बल्कि अपनी माँ की जो दौलत है उसके ऊपर इतना इतराते हैं, जिस पे मिस्टर बॉन्डरबी की हिपोक्रेसी पूरे गांव के सामने आ जाती है। आखिर में ये दिखाया जाता है कि मिस्टर थॉमस जो हैं वो अपनी फिलॉसफी से हट जाते हैं, वो यकीन करने लगते हैं उम्मीद पे, चैरिटी पे और डिफरेंट गरीबों की मदद करने में अपनी ज़िंदगी को सर्व करते हैं। लूजिया को दिखाया जाता है कि वो दोबारा किसी से शादी नहीं करती, वो अपनी ज़िंदगी जो है सिसी के साथ गुजारना चाहती है और सिसी के बच्चे हो चुके होते हैं जिनमें वो दिलचस्पी रखती है, जिनको वो पालती है। ये भी बताया जाता है कि टॉम जब कंट्री से बाहर गया तो वहीं पर मर गया, वो कभी वापस ही नहीं आ सकता। और ये भी बताते हैं कि टॉम जो था जब वो मर रहा था तो वो अपनी फैमिली को याद कर रहा था। यहाँ पे नॉवल ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है। बेसिकली विक्टोरियन टाइम पीरियड के अंदर इवन के आज भी लोग फैक्ट्स के ऊपर बिलीव रखते हैं, रैशनैलिटी के ऊपर बिलीव रखते हैं, इमेजिनेशन, फैंसी और रोमांस जैसी चीज़ों से दूर भागते हैं। हर चीज़ जो है वो मटेरियलिज्म से चाहते हैं कि पैसा हो किसी के पास तो हम उसकी इज्जत करें, अगर पैसा हो किसी के पास तो हम उससे बात करें, अदरवाइज़ हम उससे बात भी ना करें। तो इस नॉवल के अंदर आपको यही चीज़ मिलेगी। आखिर में मैं फिर बता दूं कि जो भी नोट्स मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी आपका सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। टेक केयर टिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।